बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीटी इम्तहान की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आज कुछ ख़ास लेकर आया हूँ। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं साल 2013 पेपर फर्स्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी माहौलियात के मुताले के जो 30 क्वेश्चंस हैं उसके जवाबात, न सिर्फ जवाबात बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्वायरमेंटल साइंस का स्टडी करने में आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ज्वाइंट हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ज़बान का सुर्ख होना, जिल्द खुरदरी होना जैसे अमराज के इलाज में डॉक्टर मरीज़ की ग़िज़ा में कौन सी चीज़ें शामिल करने की सलाह देते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है आंवला, लीमू, संतरे, अखवा वाले अनाज। तो इन पहले ऑप्शन में देखिए ज़्यादातर खट्टी चीज़ें हैं जिससे विटामिन सी मिलता है। दूसरा ऑप्शन है दूध, शार्क लीवर ऑयल, कार्ड लीवर ऑयल। तो ये दूसरे ऑप्शन में भी देखिए दूध से हमको विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। शार्क लीवर, कॉड लीवर ऑयल से भी विटामिन ए, विटामिन बी भरपूर मिलता है। तीसरा जो ऑप्शन है दालें, पत्तेदार सब्जियां और दूध। तो स्टूडेंट्स देखिए दालों से हमें प्रोटीन्स मिलता है जो हमारे बॉडी की साख्त के लिए ज़रूरी है, इसको बॉडी बिल्डर भी कहते हैं। पत्तेदार जो सब्जियां हैं इससे विटामिन्स मिलते हैं और जो दूध है इससे भी विटामिन मिलता है। दालों से प्रोटीन के अलावा फाइबर्स भी मिलते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑप्शन 3 में मिल रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट। और जो चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में भी देखिए आपके पत्तेदार सब्जियां, पके हुए फल, गाजर, पपीता, दूध, ये ज़्यादातर विटामिन ही के सोर्स हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसलिए सही है कि इससे विटामिन, प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल्स सारी चीज़ें बॉडी को मिल रही है। स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122, 122। झैल के मुतबादिल में हैवानात को उनकी आम तौर पर हयात की उतरती तरतीब में रखने पर शुरू से दूसरे मुकाम पर आने वाला हैवान कौन सा? तो पहला ऑप्शन है शुतुरमुर्ग। इसका जो लाइफ स्पैन, अरसे हयात, ज़िंदगी का जो अरसा होता है वो 40 से 45 साल होता है। घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई जिसे कहते हैं, इसकी उम्र 30 से 60 दिन की होती है। कुत्ता, इसकी उम्र 10 से 13 साल होती है। और हाथी, इसकी उम्र 40 से 65 साल होती है। तो सबसे ज़्यादा उम्र वाला हाथी है और उसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 123। गुन कीड़ा जिसे सुन कीड़ा भी कहते हैं या जिसका जो नाम है इंग्लिश नेम इसको लेडी बर्ड, लेडी बग भी कहा जाता है, किस लिए मुफीद होता है? तो स्टूडेंट्स देखिए रेशम की देखभाल या निगरानी के लिए, जिसको सेरिकल्चर कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है कीड़ों की देखभाल यानी इंसेक्ट कीपिंग के लिए। तीसरा ऑप्शन है शहद की मक्खी के छत्ते की निगरानी के लिए यानी एपीकल्चर। और चौथा ऑप्शन है कीड़ों पे काबू पाने के लिए। तो ये कीड़ों के बायोलॉजिकल कंट्रोल जिसको कहा जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन 124। इंसानों के कितने दांत गिरकर दोबारा नए दांत आते हैं? तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन 14, दूसरा 20, तीसरा 28 और चौथा 32। तो बच्चों को 20 दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं और ये गिरकर दोबारा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में देखिएगा पीतल के बर्तन जिसको इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, ब्रास वेसल्स, कौन सी धातुओं यानी मेटल्स की मिलावट से तैयार किए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है जिंक और कॉपर, जस्त और तांबा। दूसरा ऑप्शन है तांबा और लोहा, मिस कॉपर और आयरन। तीसरा ऑप्शन है निकिल और जस्त। चौथा ऑप्शन है लोहे और निकिल। तो स्टूडेंट्स इसमें सही जवाब जो है वो जिंक और कॉपर है। इसकी मखलूत धात जिसको इंग्लिश में एलॉय कहते हैं वो है ब्रास यानी कि पीतल। अगला क्वेश्चन नंबर 126।
झैल के मुतबादिल में मुनासिब बयान कौन सा? पहला ऑप्शन, सभी बैक्टीरिया नुकसानदा होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो नुकसानदा भी होते हैं। तो तमाम बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं ये भी सही नहीं है। कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा और कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, ये सही जवाब है। बैक्टीरिया और वायरस मसावी जसामत के होते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसलिए गलत है कि वायरस की साइज़ बहुत कम होती है और बैक्टीरिया की साइज़ उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि दोनों भी माइक्रो में होते हैं। बैक्टीरिया 10 माइक्रोमीटर साइज़ होगी उसकी और वायरस की जो है उससे कम। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन से मादे से चमकीलापन आता है? ऑप्शन पहला निकेल, कथिल, दूसरा, तीसरा जस्त यानी जिंक और चौथा ग्राफाइट। तो स्टूडेंट्स, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। हमेशा याद रखिए कि स्टेनलेस स्टील, जिसको हम उर्दू में फौलाद भी कहते हैं, इसमें चमक पैदा होती है निकेल की वजह से। तो सही ऑप्शन हो गया निकेल। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमीयत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितनी होती है? अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इस तरह कहा जा सकता, व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल के लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए कि एटम यानी जौहर, इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। बीच में इसका जो हार्ड पार्ट होता है, जिसको कोर पार्ट कहा जाता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और उसके बाहर जो एटम का पार्ट है वो हॉलो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, उतने ही पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल होता है। जहाँ तक इसके मास का सवाल है तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन इक्वल होता है। तो यूँ कह लीजिए कि बहुत ही कम, यानी 1850 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने तराजू के एक पार्डे में रखा वेइंग मशीन के, तो दूसरे साइड में हमको एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रखना पड़ेगा। तो इससे पता चला कि ऑप्शंस देख लेते हैं कि हाफ होता है, निस्फ गुना होता है, ये सही नहीं होगा। देखिए हमने देखा कि 1850 इलेक्ट्रॉन एक तरफ, तो दूसरी तरफ एक ही प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो दूसरा है बहुत ही कम होता है, तीसरा मसावी होता है और चौथा ज़्यादा होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा स्टूडेंट्स, झैल के मुतबादिल में कुदरत का सफाई कामगार कौन सा है? इन द गिवन अल्टरनेटिव्स विच वन इज़ द नेचुरल स्कैवेंजर? तो पहला ऑप्शन स्नेक यानी सांप, दूसरा है चिमगाडर यानी बैट और तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिसको हम खुर्दबीनी जानदार या दीमक भी कहते हैं और चौथा है कि चील। स्टूडेंट्स देखिए, स्कैवेंजर्स जो होते हैं ये ऐसे खुर्दबीनी जानदार हैं, ये कंज्यूम करते हैं डिकेइंग बायोमास को। ये इस्तेमाल कर लेते हैं सड़ी गली चीज़ों को, डेड बॉडीज़ को, और फिर उसको जो है तो ज़मीन में मिला देते हैं। तो ये कुदरती सफाई कामगार हो गई कि अगर इनको ये जो सड़ी गली चीज़ों को इन्होंने ज़मीन में जम नहीं किया तो फिर ज़मीन पर इसके ठिगार जमा हो गए, है ना। इनका काम ये हो रहा है कि जो सड़ी गली चीज़ें हैं उसको वो डिकम्पोज़ कर रहे हैं, डिकम्पोज़र के तौर पे काम कर रहे हैं, उसको तहलील कर रहे हैं और उसको मिट्टी में मिला दे रहे हैं, यानी ये सफाई कामगार हो गए। क्वेश्चन नंबर 130, एल्युमिनियम के जौहर यानी एटम में 13 प्रोटॉन्स, 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्युमिनियम का जौहरी कमियत अदद कितना होगा? स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं आपकी तवज्जो एक तरफ दिला दूं कि क्वेश्चन नंबर 128 के बाद क्वेश्चन नंबर 130 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर है, यानी आप लोगों को चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ें, एटॉमिक मास यानी जौहरी कमियत, एटॉमिक नंबर, जौहरी अदद क्या होता है इसको भी पढ़ें। तब ये बेसिक नॉलेज हासिल करने के बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें 4 ऑप्शंस हैं, पहला है 26, सेकंड है 13, तीसरा है 27 और चौथा है 40। तो एल्युमिनियम जिसका सिंबल Al है और इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका
टोटल नंबर, इसको जो है तो एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है, यानी कि 13 + 14 = 27, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। शमसी बरकी खाने का इस्तेमाल करके झैल में से कौन से मकामात पर बर्क मुहैया की जा सकती है? देखिए, शमसी बरकी खाने यानी जिसको सोलार सेल कहा जाता है, तो इसके ज़रिए से किन किन मकामात पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है खला के मसनूई सैयारे, स्पेस में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वहाँ पर सोलार सेल उसके अंदर लगे होते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं, वहाँ तक वायरिंग पहुँचाना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए वहाँ पर सोलार सेल उसमें काम करते हैं। ये सही ऑप्शन हुआ। दूसरा है दवाओं को महफूज रखने के लिए तबरीद घर में, यानी कि जिसमें कूल और स्टोरेज जो जहाँ पे मेडिसिन्स रखी जाती है उसमें इस्तेमाल होता है। तीसरा है बरकी गरमाला, यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रिक हीटर कहते हैं, उसमें भी आजकल सोलर पैनल्स का इस्तेमाल हो रहा है बावर्ची खाने में, यानी कि किचन रूम में, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहला ऑप्शन है ओनली ABC करेक्ट, दूसरा है ओनली ABCD करेक्ट, तीसरा है ओनली BCDE करेक्ट, और चौथा है ABCDE। तो ई ऑप्शन है दूर दराज के इलाकों में पानी सींचने वाले जो पंप होते हैं वो भी सोलार सेल्स पर चलाए जाते हैं, यानी कि इसमें सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। नंबर 132, आलमी यौमे सेहत वर्ल्ड हेल्थ डे कौन से दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 22 अप्रैल, सेकेंड ऑप्शन 28 फरवरी जो कि नेशनल साइंस डे है, CV रमन की याद में मनाते हैं। 10 जून ये तीसरा ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन 7 अप्रैल है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 133, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था इदारा कहाँ है? 4 ऑप्शंस हैं इनमें, एक है पुणे, दूसरा नागपुर, तीसरा मुंबई और चौथा औरंगाबाद। तो इसके भी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नागपुर में राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 134, झैल में से कौन सा बयान सही है? फर्स्ट ऑप्शन, माहौली निज़ाम में तुफैली जानदार ये ग़िज़ा साज होते हैं। इकोसिस्टम के अंदर पैरासाइट्स यानी तुफैली ये ग़िज़ा साज यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं, जो कि गलत बात है। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, नबातात होते हैं। माहौली निज़ाम में सारिफ यानी कंज्यूमर ये दूसरे लेवल पर होते हैं। देखिएगा, सारिफ कंज्यूमर सेकंड लेवल पर होते हैं कहा जा रहा है। तीसरा है गोश्तखोर यानी कार्निवोरस, ये दूसरी सतह के सारिफीन हैं, सेकंड लेवल के कंज्यूमर हैं। तीसरा है कि सब्ज़ी खोर जानदार, ये माहौली निज़ाम में सबसे ऊंची सतह पर होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम फूड चेन देखते हैं तो पहले नबातात है कंज्यूमर, और उनको इस्तेमाल करने वाले नबातात यानी प्रोड्यूसर, और उनको जो प्रोड्यूसर को जो इस्तेमाल करते हैं वो सब्ज़ी खोर ऑर्गेनिज़म्स हैं, जिसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, ये फर्स्ट लेवल पर होंगे। और हर्बीवोर्स को जो खाते हैं वो कार्निवोर्स हैं, वो सेकंड लेवल पर होंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हाईएस्ट लेवल पर जो है तो वो सब्ज़ी खोर हैं यानी हर्बीवोर्स हैं, जो कि वो निचली लेवल पर होते हैं, सेकंड लेवल पर, नीचे से सेकंड लेवल पर हर्बीवोर्स। सबसे निचली लेवल पर जो है वो है प्लांट्स, उनसे ऊपर वो हर्बीवोर्स, उससे ऊपर में होते हैं कार्निवोर्स, और फिर इसके ऊपर में होते हैं इस तरह से। देखिएगा कि पहला ऑप्शन सही नहीं है, पैरासाइट्स ये प्रोड्यूसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है कि कंज्यूमर ये दूसरी सतह पर होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है, कंज्यूमर्स। तीसरा जो ऑप्शन है ये कार्निवोर्स, ये दूसरी सतह के सारिफीन हैं,
सेकंड लेवल की। ये सही ऑप्शन है। 135 क्वेश्चन देखिए, हम मरकज़ तरीके से साइंस के निसाब में ज़ैल के मुतबादिल में से कौन सा जुज़ पहले आएगा। क्वेश्चन को बगौर देखिएगा। 4 ऑप्शंस में से पहला टॉपिक आप साइंस सिलेबस के हिसाब से कोसेंट्रिक मेथड से आप कौन सा टॉपिक पहले डील करेंगे। पहला है ठोस मादों का मुताला, स्टडी ऑफ सॉलिड मैटर। सेकंड, मादे की मखसूस खुसूसियत, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। थर्ड वन, मादे की खुसूसियत, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और फोर्थ वन, मादे की हालतें, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, माय और गैस। तो स्टूडेंट्स, हम पहले मैटर क्या है ये पढ़ाएंगे, फिर मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद मैटर्स के टाइप्स पढ़ाएंगे। टाइप्स पढ़ाने के बाद फिर उसमें सॉलिड का स्टडी करेंगे। इस तरह से देखिए, पहला ऑप्शन स्टडी सॉलिड का स्टडी ये तो पहले नहीं आ सकता है। पहले प्रॉपर्टीज़, उसके बाद स्पेशल प्रॉपर्टी आएगी, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी पहले नहीं होगा। और टाइप्स तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने के बाद आएगी, इसलिए थर्ड ऑप्शन मादे की खुसूसियत ये सही ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक जो है तो ये साइंस के क्वेश्चंस थे। अब यहाँ से सोशल साइंस स्टार्ट होता है। 136 ज़ैल में दिए हुए मुतबादलात में समाजी मुसल्लाह और उन्होंने कायम किए हुए इदारों की नामुनासिब जोड़ी कौन सी है। तो पहला है राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्मो समाज कायम किया। सही है, हमको जो है नामुनासिब आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जो गलत है। दूसरा है पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, इनका सामने दिया है आर्य समाज, जबकि आर्य समाज जो है तो दयानंद सरस्वती ने कायम किया था, यानी ये गलत ऑप्शन हो गया। बाकी दो नीचे भी देख लें। पंडिता रमाबाई शारदा सदन सही है। आत्माराम पांडुरंग तड़खटकर ये प्रार्थना समाज। 137 क्वेश्चन देखिए, जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले ज़ैल में से कौन है। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है लोकमान्य तिलक और चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो जवाबी ताउन की ये जो ऐलान किया था वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट गांधी ने शुरू की थी। यहाँ पर जो है तो जवाबी ताउन की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 138, मोरनब देव का किला और खेलता किला, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिलतरतीब कौन से नाम असर नौ दिए हैं। पहला ऑप्शन रायगढ़, विशालगढ़, मोरनब देव का किला उसको, और दूसरा खेलता किला। पहला ऑप्शन है रायगढ़ विशालगढ़, दूसरा ऑप्शन विशालगढ़ राजगढ़, तीसरा ऑप्शन रायगढ़ प्रतापगढ़, चौथा ऑप्शन प्रतापगढ़ रायगढ़। तो स्टूडेंट्स, मोरनब देव के किले को रायगढ़ और खेलता किला को विशालगढ़ ये नाम दिए गए हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मुतालिक से 7th स्टैंडर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें मुताला कर सकते हैं, और इस पर आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन शिवाजी महाराज पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 138 के बाद क्वेश्चन नंबर 139 ले लीजिएगा। दर्ज झैल में शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल और उसके फराइज का सही जोड़ कौन सा है। देखिए, 8 मिनिस्टर्स जो शिवाजी के हुकूमत में, दौरे हुकूमत में थे, तो उसमें पहला है पंडित राव। पंडित राव का काम ये होता था मजहबी उमूर देखना, हमको सही जोड़ी पहचानना है। जबकि यहाँ पंडित राव के सामने दिया है रियासत के मरासलाती निज़ाम की देखभाल करना, लेकिन पंडित राव का काम था मजहबी उमूर। पंडित से आप सोच सकते हैं पंडित क्या काम करते हैं, एक मजहबी रहनुमा होते हैं, इसलिए मजहबी उमूर देखते हैं। ये गलत हो गया, हमको सही जोड़ी पहचान है। सचिव, शाही ऐलान की तैयारी करना। सचिव जो हुआ करते थे वो पेशवा हुआ करते थे, तो ये शाही ऐलान की तैयारी मतलब GR वगैरह निकालना, यूँ समझ लीजिए। तीसरा है आमत्य, गैर मुल्की ममालिक से ताल्लुकात, ये भी गलत है। इनका काम राजस्व
का हुआ करता था और सुमंत जो हैं ये फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर काम संभालते थे, जबकि यहाँ दिया है हिसाब संभालना। तो आप स्टूडेंट समझ गए कि दूसरा जो ऑप्शन है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा। इंसानी इर्तिका में सीधी हड्डी वाला इंसान ज़ैल के मुतबादिल में कौन सा है? पहला ऑप्शन है एप, दूसरा है होमोसेपियन, तीसरा है चिंपांजी और चौथा है होमो इरेक्टस। तो इरेक्ट यानी कि खड़ा, सीधा खड़े होने वाला, तो नाम से ही जाहिर है होमो इरेक्टस चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 141 ये ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। ज़मीन पर सूरज मशरिक़ में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट। इसकी वजह क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? पहला ऑप्शन, ज़मीन अपने महवर पर मशरिक़ से मगरिब की जानिब गर्दिश करती है। अर्थ रोटेट अलॉन्ग इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जबकि दूसरा ऑप्शन कि ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। अर्थ रोटेट अलॉन्ग इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तीसरा है कि ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। वाइल रोटेटिंग अलॉन्ग इट्स एक्सिस अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। चौथा ऑप्शन सूरज की ज़ाहिरी गर्दिश की वजह से। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि मशरिक़ से सूरज का निकलना और मगरिब में सूरज का डूबना, ये ज़मीन की जो एक फ़र्ज़ी महवर ज़मीन से गुज़रता है, उस महवर के गिर्द ज़मीन जो घूमती है, जिसको रोटेशनल मोशन कहा जाता है, उसकी वजह से होता है। यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जिस हिस्से पर सूरज की शुआएं पड़ती है वहाँ पर दिन होता है और जहाँ नहीं पड़ती वहाँ पे रात होती है। जैसे जैसे ज़मीन रोटेट हो जाती है वेस्ट टू ईस्ट, मगरिब से मशरिक़ की तरफ, तो जहाँ सूरज की शुआएं पड़ना शुरू होगी मतलब वहाँ सूरज निकलना शुरू हो गया, तुलू कहलाएगा। और जैसे जैसे रोटेट होते होते फिर सूरज की शुआएं जिस हिस्से से पर पड़ना बंद हो जाएगी मतलब वहाँ सूरज गुरूब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखिए। ज़ैल के मुतबादिल में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? यानी कि खारे पानी की झील है। तो कोलेरो ये आंध्र प्रदेश में एक मीठे पानी की झील है। सांबर ये राजस्थान के अंदर है जो कि मीठे पानी की झील नहीं है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कैत्सम, ये भी जो है ये मीठे पानी की झील है। तीसरा ऑप्शन है वूलर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो सही ऑप्शन राजस्थान के सांबर में जो है वो खारे पानी की झील। क्वेश्चन नंबर 143 देखिएगा स्टूडेंट्स। ज़ैल के अरकान के मसावी ताल्लुक़ पहचान कर सवाल हल कीजिए। रायगढ़ से अलीबाग का जो रिलेशन है, ये वहाँ का हेडक्वार्टर है अलीबाग रायगढ़ का, वैसा ही रिलेशन इन चार में से मशरिकी बांद्रा का आपको ढूंढना है। थाना, मुंबई शहर और मुंबई मुज़ाफ़ात यानी कि मुंबई सबअर्बन और थाना मुज़ाफ़ात। तो चार में से सही ऑप्शन है मुंबई मुज़ाफ़ात का जो हेडक्वार्टर है वो मशरिकी बांद्रा है। 144 देखिए। ज़ैल में से नामुनासिब बयान कौन सा है? विच वन इज़ नॉट द करेक्ट अल्टरनेटिव? फर्स्ट ऑप्शन, यख और बर्फ़ के दरमियान फ़र्क होता है। देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्नो एंड द आइस। यख मिस स्नो, बर्फ़ मिस आइस। यख और बर्फ़ की खसूसियत मसावी होती है। हमको नामुनासिब जो इनकरेक्ट है वो पहचानना है। तीसरा है यख गैर शफ़ाफ़ यानी नॉन ट्रांसपेरेंट और बर्फ़ शफ़ाफ़ होता है। तीसरा ऑप्शन के बाद चौथा है काफ़ी बुलंद इलाकों में हाई, बहुत मतलब पहाड़ी इलाकों में देखिए वहाँ आबे बारह बर्फ़ की शक्ल में बरसता है।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 144 पहले समझ लेते हैं। स्नो यानी कि नेचुरल आइस, और आइस जो होता है बर्फ़, हम जो कुदरती तौर पर पानी को जमा कर मुंजमद करके रेफ्रिजरेटर में बनाते हैं, डेट इज़ आइस। तो दोनों में फ़र्क है, एक नेचुरल है एक आर्टिफिशियल है। पहला ऑप्शन सही हो गया। अब जब दोनों में फ़र्क है तो प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं हो सकती, तो नामुनासिब जो हो गया वो सेकंड हो गया। और देखिएगा कि जो स्नो होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट नज़र आता है, जबकि बर्फ़ जो होती है आइस वो ट्रांसपेरेंट शफ़ाफ़ होती है, यानी आर पार उसमें से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, मरकज़ी इक़्तिदार वाली रियासत आसाम की सरहद से कुल कितनी रियासतों की सरहदें मिलती है? पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन 6। तो स्टूडेंट देखिए, 7 सिस्टर्स इंडिया के मशरिक़ में 7 रियासतें हैं छोटी छोटी। उन 7 रियासतों में बीच में आसाम है, उसको लगी हुई रियासतों में एक नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये 7 रियासतों की सरहदें आसाम से लगी हुई हैं। सिक्किम भी छोटी रियासत है लेकिन उसकी सरहद नहीं लगी हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन है पहला, 7 रियासतों की सरहदें लगी हुई। क्वेश्चन नंबर 146, सदर ये डैश डैश नहीं होते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट डैश डैश डैश। फर्स्ट ऑप्शन, मरकज़ी हुकूमत के आला कारकुन, सेंट्रल गवर्नमेंट के यूँ समझ लीजिए कि ये मेन सुप्रीम होते हैं। दूसरा, मुल्क के पहले शहरी, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री, ये भी सही है, पहला भी सही है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल पास करती है तो उसको आखिर में साइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की साइन से ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। तीसरा है मुल्क के हकीकी आला, ये तो जहाँ पर बादशाहत होती है वहाँ पर होता है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हकीकी आला नहीं होते हैं, बल्कि मुल्क के ये आईनी आला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको सुप्रीम बनाया है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। यानी इसका जवाब जो होगा, हमको जो सही नहीं है सदर के ताल्लुक से वो पहचानना है, यानी तीसरा, मुल्क के हकीकी आला। क्वेश्चन नंबर 147 में देखिएगा, रियासती आइन के मुताबिक तालीम के मज़मून कौन सी फ़हरिस्त में शामिल है? तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे दस्तूर में 3 फ़हरिस्तें हैं। एक को कहा जाता है मरकज़ी फ़हरिस्त, सेंट्रल लिस्ट, दूसरी कहा जाता है रियासती फ़हरिस्त यानी कि स्टेट लिस्ट, और एक लिस्ट है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, मुश्तरका फ़हरिस्त। तो जो मरकज़ी फ़हरिस्त है, यानी उसमें जो भी पॉइंट्स नुकात शामिल है उस पर कानून बनाने का हक़ मरकज़ी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, और जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर्स हैं उस पर कानून बनाने का हक़ स्टेट गवर्नमेंट को होता है। जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार, उसका हक़ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को हासिल होता है। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी उस पर कानून बनाने का हक़ मरकज़ी हुकूमत को भी है और रियासती हुकूमत को भी हासिल है। क्वेश्चन नंबर 148, ज़ैल के मुतबादिलात में से ग्रोह में शामिल ना होने वाला मुतबादिल कौन सा है? ऑड मैन आउट। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी सेहत तंजीम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी कारोबार तंजीम WTO, अनाज और ज़राअत तंजीम जिसको शॉर्ट में FAO कहते हैं, तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम यूनेस्को। तो WHO के ही हिस्से हैं ये, अनाज और ज़राअत तंजीम और यूनेस्को, जबकि WTO WHO से अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर ग्रोह में शामिल ना होने वाला ऑप्शन सेकंड नंबर वाला है, बाकी 3 ये WHO में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 149, तारीख़ मज़मून की सलासी तंजीम के मुतालिक ज़ैल में से कौन सा बयान सही है?
कदीम, जदीद और वस्ती दौर में तकसीम करने पर उसे मकाम के लिहाज से तंजीम कहते हैं। देखिए, एंशियंट यानी कदीम, मॉडर्न यानी जदीद यानी बीच का दौर, ये वक्त के लिहाज से है, मुकाम के लिहाज से नहीं, यानी पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट है बी, सियासी, समाजी और माली तकसीम करने पर उसे मजमून के मुताबिक तंजीम कहते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक, ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो मजमून के मुताबिक तंजीम कह सकते हैं। यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट बी, ओनली बी जो है वो करेक्ट है, ये सेकंड ऑप्शन है। 150 में देखिएगा, झैल में से माहौल के अरकान के मुतालिक कौन सा बयान सही है? फर्स्ट, बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ले, ये जुग़राफ़ियाई अरकान हैं। दूसरा ऑप्शन, पहाड़, नदी, समंदर, ये जुग़राफ़ियाई अरकान है। तीसरा है गांव, शहर, ये समाजी अरकान है। इंतखाबात, ये सकाफ़ती अरकान है। तो देखिए, बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ले, पहाड़, नदी, समंदर, बारिश, तूफ़ान और ज़लज़ले ये तो अमल है, ये जुग़राफ़ियाई अरकान नहीं हो सकते। उसके अलावा पहाड़, नदी और समंदर ये भी जुग़राफ़ियाई अरकान में शामिल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, समाज बनता है इंसानों से, इंसान की जिस जगह रहता है उससे गांव और शहर बनते हैं, इसलिए गांव और शहर ये समाजी अरकान में शामिल है। और इंतखाबात ये तो सियासी अरकान है, सकाफ़ती नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 150 का भी तीसरा ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आज महा टीईटी पेपर फर्स्ट 2013 के इन्वायरमेंटल साइंस, माहौलियात का मुताला, इसके 30 क्वेश्चंस के जवाबात जानने की कोशिश की और इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखा कि जो 3 ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों हैं और जो सही है वो सही क्यों है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ने वाले स्टूडेंट्स इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमें हौसला मिले, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनका स्टडी करने में और ज़्यादा आसानी हो। आप लोगों के लिए मैं ऐसे वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा। मेरी कोशिश है कि इन्वायरमेंटल साइंस और मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी टीईटी के पेपर्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए। 2013 से 2020 तक जितने टीईटी के पेपर्स हुए हैं उसमें के मैथ्स और साइंस का एक्सप्लेनेशन आप इस यूट्यूब चैनल काजी आर आर पर देख सकते हैं।